जय श्री राम दोस्तों। रामायण जब भी ये सब आप लोगों के कानों में आएगा तो आप लोगों के मन में श्री वाल्मीकि ऋषि द्वारा लिखी हुई रामायण आएगी, या तो फिर बहुत साल पहले रामानंद सागर की रामायण नाम की जो एक बहुत ही बेहतरीन टीवी सीरियल आती थी वो आप लोगों ने देखी हो, या तो फिर एक जापानीज डायरेक्टर यूगो साको के द्वारा बनाई हुई एक कार्टून एनिमेटेड मूवी द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम आएगी, जिसके अंदर प्रभु श्री राम के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई है। पर दोस्तों, भगवान श्री राम अपने आप में एक इतना बड़ा कैरेक्टर है कि उसके बारे में सब कुछ अच्छे से समझना और समझाना बड़े बड़े ऋषि और गुरुओं के लिए भी बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो उनके सामने तो मैं बहुत ही एक साधारण शिक्षक हूं, बट जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम रामायण ये आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा है, तो मैं यहां पर पूरे डिवोशन और ऑनेस्टी के साथ कोशिश करूंगा कि इन चीजों के बारे में आपको अच्छे से सिखा सकूं। पर यहां पर हम लोग सीधा हमारे सिलेबस के टॉपिक के ऊपर जाए उससे पहले मैं आप लोगों को रामायण की कहानी का एक ओवरव्यू दे देता हूं। कहानी कुछ इस तरह से है कि जो अयोध्या है उसके राजा दशरथ के बड़े बेटे श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था और वो राजा बनने वाले थे। बट कहानी में एक ट्विस्ट यहां पर आता है कि जो राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी थी वो दशरथ के सामने डिमांड करती है कि प्रभु श्री राम है उनको 14 साल के वनवास के लिए भेजा जाए और उनके बेटे को यहां पर राजा बनाया जाए। अब प्रभु श्री राम जो है वो यहां पर क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं और अपने पिता के वचन के लिए वो अपना राजा बनने का जो काम था वो छोड़ के वो अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए यहां पर जंगल में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और उनके इस कठिन समय के अंदर उनकी पत्नी सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ जाते हैं। अब कहानी में कुछ आगे बढ़े तो कहानी में आगे एक और ट्विस्ट तब आता है जब जो प्रभु श्री राम है और शूर्पणखा जो कि रावण की बहन थी उनके बीच में एक इंसिडेंट होता है, जिसकी वजह से कहानी में रावण की एंट्री होती है। और जो रावण है जो पता है कि वो साधु का भेष लेके जो सीता माता है उनका अपहरण करता है और उसको लंका ले जाता है। अब बहुत सारी कोशिश करने के बाद फाइनली ये चीज डिसाइड होती है कि प्रभु श्री राम उनकी पूरी वानर सेना के साथ वो लंका पर हमला करते हैं। रावण के साथ एक बहुत बड़ा युद्ध होता है जिसमें अल्टीमेटली प्रभु श्री राम की जीत होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत हुई, जिसके ऊपर हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं विजयदशमी का, दशहरा का। और वहां से उनके 14 साल का वनवास खत्म करके जो श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जो है वो अयोध्या वापस आते हैं। जिस दिन वो लोग अयोध्या में वापस आते हैं उस दिन अमावस की रात थी, मतलब पूरी जगह पर अंधेरा था। बट जो अयोध्या के वासी थे उन लोगों ने दिए जला के प्रभु श्री राम का स्वागत किया था और आज की तारीख में उस दिन को हम लोग दिवाली के फेस्टिवल के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। पर दोस्तों, ये तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको रामायण की कहानी का ओवरव्यू दिया, बट रामायण के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे एविडेंस है, इंसिडेंट्स है, जिससे कि बहुत सारी चीजें हमको सीखने को मिलती है। और यहां पर दो तरह के लोग आपको देखने को मिलते हैं। प्रभु श्री राम की भक्ति करने वाले एक उन कैटेगरी के लोग होते हैं जो कि प्रभु श्री राम का सिर्फ नाम लेते हैं अपना पावर दिखाने के लिए, पर उनकी चीजों को बिल्कुल भी समझते नहीं है और दूसरों का अपमान करते हैं। और दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो प्रभु श्री राम के जो कैरेक्टर है उसको सच में समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और उसको अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट करते हैं। वो उनकी सादगी के साथ प्रभावित होते हैं और दूसरे धर्म और दूसरे लोगों के प्रति भी उतना ही सम्मान और रिस्पेक्ट रखते हैं। और अगर दोस्तों आप भी ये सेकंड कैटेगरी के लोग हैं जिसको मैं कहूंगा कि ये सच्चे राम के भक्त है, तो वो लोग इस वीडियो के कमेंट में श्री राम और जय हिंद जरूर से लिखें और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जिन लोगों को सिलेबस में ये टॉपिक है उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। और अब दोस्तों हम लोग हमारे टॉपिक के सिलेबस की पढ़ाई के ऊपर आ जाते हैं। अब जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि आपके एफवाई बीकॉम ऑनर्स के सेमेस्टर नंबर 1 में जो 7th नंबर का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जिसमें आई के एस के 3 सब्जेक्ट में से आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट इंडियन लिटरेचर एंड मैनेजमेंट, जो कि सीबीएम कैटेगरी का है, जिसमें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हमारे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम इंडियन एपिक्स, जिसमें आज का जो हमारा कंटेंट है दैट इज मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम रामायण। तो आप सब लोगों के पास ये पूरा पैम्पलेट होना चाहिए। अगर आपके पास ये पैम्पलेट ना है तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने साहस एप्लीकेशन की लिंक रखी है जहां से आप ये पैम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा इस चैप्टर के भी और बाकी के सारे सब्जेक्ट के भी बेहतरीन स्टडी पैम्पलेट्स और स्टडी वीडियोस आप ये एप्लीकेशन पर से एक्सेस कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स ये एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर सकते हैं।
देखिए यहां पर अब हम लोग स्टडी एंगल से बात करेंगे तो क्या चीजें ध्यान रखनी है कि आपको एक तो एग्जाम में क्या चीजें आ सकती है एमसीक्यू के एंगल से और डिस्क्रिप्टिव के एंगल से वो समझना है, और उसके साथ साथ और ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें है वो कि इसमें से कौन कौन सी चीजों को हम लोग सीख सकते हैं और हमारी पर्सनल और हमारी प्रोफेशनल यानी कि बिजनेस लाइफ के अंदर भी इंप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए रामायण जो है वो जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया इज अ सेज ऑफ वाल्मीकि ऋषि एंड इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक ऑफ इंडियन माइथोलॉजी। इंडियन माइथोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीजें आती है जिसमें से रामायण एक ग्रेटेस्ट सेज है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम, जो कि कौन है, इनकारनेशन ऑफ गॉड विष्णु, जो कि भगवान विष्णु का ही एक अवतार है, एंड हिज जर्नी टू रेस्क्यू हिज वाइफ सीता फ्रॉम द डीमन किंग रावण। जो कहानी मेन किसके ऊपर है कि प्रभु श्री राम जो है वो अपनी पत्नी सीता का रावण से कैसे बचाव करते हैं, कैसे युद्ध होता है, उसके ऊपर की पूरी कहानी है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही ओवरव्यू दे दिया। बट यहां पर दोस्तों इसको सिर्फ रिलीजियस एंगल से नहीं देखना है, चाहे कोई भी धर्म के लोग हो आप, बट यहां पर जो राम है वो एक कैरेक्टर है, वो कोई एक धर्म के प्रति लिमिटेड नहीं है। जो भी बंदा इनकी कैरेक्टर्स में से, उनकी पर्सनालिटी में से सीखना चाहता है, वो सब लोग बहुत सारी चीजें उनसे सीख सकते हैं और लाइफ में आगे निकल सकते हैं। अब यहां पर कौन कौन से प्रिंसिपल्स है जो कि रामायण से हमको सीखने को मिलता है, जो कि हमें हमारे पर्सनल और खास करके मैनेजमेंट लेसन है तो हमें बिजनेस के अंदर अप्लाई करने से जबरदस्त सक्सेस मिल सकती है। तो देखिए यहां पर सबसे पहला पॉइंट है क्लियर गोल। जब भी हम कुछ काम करते हैं तो हमारा गोल, उद्देश्य, ध्येय ये क्लियर होना चाहिए। जैसा रामायण के अंदर देखने को मिलता है कि रावण के हरा के सीता को बचाना ये प्रभु श्री राम का एक क्लियर ऑब्जेक्टिव था, तो उसी डायरेक्शन में उनके सारे के सारे एफर्ट्स, एनर्जी, उनके जो लोग थे वो सब उसी डायरेक्शन में काम कर रहे थे। तो यहां पर यही कहा है टू सेव सीता राम हैड टू डिफीट द रावण। दिस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वाज प्रोनाउंडेड इनटू हिज फॉलोअर्स हेड, मतलब उनके जो लोग थे, वानर सेना थी, सबके मगज में ये चीज क्लियर थी, सबके दिमाग में ये चीज क्लियर थी कि हमको क्या करना है कि रावण से सीता मैया को बचा के लाना है, और सभी के सभी लोग फिर उसी डायरेक्शन में काम करते हैं। तो जब भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ भी काम करता है तो उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं साहस इंस्टीट्यूट की बात करूं तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई सभी के सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशन सेशंस बहुत ही नॉमिनल फीस पर मिले, जिससे कि सभी के सभी लेवल के स्टूडेंट्स जो है वो बेहतरीन एजुकेशन का एक्सपीरियंस कर सके विदाउट एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो ये ऑब्जेक्टिव है और मेरी पूरी टीम जो है वो इसके बारे में अवेयर है। तो सब लोग यही कोशिश करेंगे कि हम लोग बेहतरीन क्वालिटी का एजुकेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें। तो ये क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। देन सेकंड, मोटिवेशन इज अ क्रूशियल कंपोनेंट। मोटिवेशन होना ये बहुत जरूरी है। कुछ भी काम करना है तो उसके लिए अगर हमारे मन में कोई उत्साह ही नहीं है तो हम वो कैसे काम कर सकते हैं। तो ये उत्साह यानी कि मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है, और रामायण के अंदर ये चीज दिखाई गई है कि जो श्री राम है उनकी पूरी आर्मी थी, दे वर मोटिवेटेड, डिजायर टू अकॉम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स। उसी तरह से यहां पर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके सभी के सभी लोग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए डेडिकेटेड हो, कमिटेड हो, मोटिवेटेड हो कि नहीं हम सबको मिलके, फॉर एग्जाम्पल सास का मैं एग्जाम्पल देता हूं कि बेहतरीन क्वालिटी का एजुकेशन सभी स्टूडेंट्स को पहुंचाना है। तो ये क्या है कि पूरी टीम इस काम के लिए मोटिवेटेड रहेगी कि नहीं बच्चे, स्टूडेंट्स जो है वो हमारे लिए प्रायोरिटी है, उनको अच्छा एजुकेशन मिले, उनका अच्छा रिजल्ट आए, उनके ऊपर फाइनेंशियल लोड ना हो। तो ये ऑब्जेक्टिव पूरी टीम के माइंड में क्लियर होगा तो पूरी टीम मोटिवेटेड होगी उस डायरेक्शन में काम करने के लिए। दोस्तों खास चीज ध्यान रखना, जो मैंने यहां पर येलो हाईलाइट किया हुआ है वो चीज आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है, वो मेन पॉइंट है। तो आपको टाइटल याद रखना है और उसका जो मेन पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है वो सिर्फ याद रखना है, बाकी सारी चीजें समझ के अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए जाननी है, ठीक है। देन थर्ड इज लीडरशिप। देखो दोस्तों लीडरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास बहुत ही पावरफुल आर्मी होगी, बहुत सारे रिसोर्सेस होंगे, बट अगर लीडर ही अच्छा नहीं होगा तो वो सारी चीजें बेकार जाएगी। बट अगर आपके लीडर बेहतरीन है तो आप कमजोर से कमजोर टीम के पास से भी बेहतरीन काम करवा सकते हैं। आप लोगों को पता है रामायण के अंदर प्रभु श्री राम जो है उनकी आर्मी कोई बहुत बड़ी या बहुत ही स्ट्रांग या बहुत ही रिसोर्सफुल नहीं थी, वानर सेना थी। उसके सामने रावण की बात करें तो रावण के पास जो आर्मी थी वो बहुत बड़ी थी, बहुत सारे रिसोर्सेस थे, बहुत सारे हथियार थे, बहुत सारी चीजें थी, बट फिर भी जो लीडरशिप क्वालिटी थी जो कि प्रभु श्री राम के अंदर देखने को मिलती थी वो रावण के अंदर मिसिंग थी, और उसी की वजह से जो श्री राम की टीम है
वो जीत गई। तो यहां पर लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखो, लॉर्ड राम इज एन एक्सेम्पलरी लीडर। एक्सेम्पलरी लीडर मतलब बहुत ही बेहतरीन लीडर थे। एडमायर्ड फॉर हिज लीडरशिप क्वालिटीज सच एज करेज, इंटीग्रिटी। मतलब सब लोग उनको पसंद भी करते थे कि हमारे लीडर जो है उनको हम एज ए लीडर बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज है। तो ये लीडरशिप, लीडर की क्वालिटी, ये होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हो तो, और आप उस बिजनेस के लीडर हो, ओनर हो, तो ध्यान रखना है कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपके जो फॉलोअर्स है उन लोगों को ये चीजें देख के अच्छा लगे, प्राउड फील हो, और वो आपको एज ए लीडर एक्सेप्ट करे, तो ही आप जो काम बोलोगे वो लोग वो करेंगे। देन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कि देखो, हमारे पास सब कुछ है, बट अगर हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, आपके पास आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेस है, मैन पावर है, टेक्नोलॉजी है, बट आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है कि कैसे ये सारे रिसोर्सेस का इस्तेमाल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए करना है, तो अगेन ये सारी की सारी चीजें वेस्ट हो जाएगी। तो यहां पर बहुत जरूरी है कि आप अपने सारे रिसोर्सेस का प्रॉपर इस्तेमाल करने के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाओ और उस प्लान को इंप्लीमेंट करो। देखो क्या कहा है, दे यूज्ड, मतलब जो रामायण में था वो राम ने क्या किया था, यूज्ड द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड टैक्टिक्स टू डिफीट द रावण। टैक्टिक्स मतलब बहुत सारे, मतलब माइंड से गेम खेला था। उनको पता था कि पावर तो रावण के पास बहुत ज्यादा है, आर्मी बहुत बड़ी है, बट उन लोगों को पता है कि कैसे हमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना है। आपने रामायण को डिटेल में समझाओ तो वो रावण के भाई को ही अपनी टीम में मिला लेते हैं, विभीषण, जो कि हम लोग जानते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हिस्सा था कि दुश्मन को कैसे कमजोर कर सकते हैं, दुश्मन के लोगों को ही हमारे अंदर मिला दो तो दुश्मन की जो टीम है वो ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है, देखो बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं कि जो सामने वाला हमारा कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन है उसके की पर्सन कौन है, मेन पर्सन कौन है, उसको ही उठा लो। अगर वो की पर्सन उस बिजनेस में से निकल जाएंगे तो जो बिजनेस है वो ऑटोमेटिकली डाउनफॉल पे आ जाएगा। तो ये चीज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा होता है टीम वर्क। देखो बहुत सारी चीजें हमारे पास हो, बट अगर हमारी टीम के बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग ना हो, वो अंदर आपस में ही लड़ते रहेंगे, तो कैसे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। तो यहां पर प्रभु श्री राम ने क्या किया था कि उनकी जो पूरी टीम है उसको अच्छे से कोऑर्डिनेट करके चले थे। उन लोगों के बीच में आपस में डिस्प्यूट्स नहीं होते थे। डिस्प्यूट्स छोटे मोटे रहते ही है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाओगे, बट आपको ये ध्यान रखना है कि सब लोग अल्टीमेटली एज अ टीम वर्क करें और अंदर अंदर एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन ना हो, ताकि सब लोग मिलके गोल अचीव कर सके। और देखो ये चीज भी कई बार कही जाती है कि नन ऑफ अस इज एज स्ट्रांग एज ऑल ऑफ अस, मतलब टीम वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा मैं कर सकता हूं, मेरे वजह से ही है, ये गलत चीज है। पूरी टीम को क्रेडिट देना है। यहां पर ये टीम वर्क होना बहुत जरूरी है ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से अचीव कर सको। दोस्तों अगर ये पहले 5 पॉइंट आपके माइंड में क्लियर हो गए हो तो वीडियो को एक बार पॉज करके ये पांचों पॉइंट को एक बार, सिर्फ एक बार दिल से पढ़ लीजिए। चलिए, अगर आपने पढ़ लिया हो तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज एथिक्स एंड वैल्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजेशन में गोल अचीव करना है, बट गोल अचीव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि हम लोग गलत काम करके, शॉर्टकट करके भी पैसे या हमारे गोल्स जो है उसको फुलफिल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि नहीं, हम एथिकली, नीतिमत्ता से काम करेंगे, ऑनेस्टी से, ईमानदारी से काम करेंगे। दोनों रास्ते होते हैं। तो यहां पर हमको फोकस करना चाहिए ऑन एथिकल बिहेवियर। हो सकता है कि उससे हमारे जो गोल है वो थोड़े लेट अचीव हो, बट दोस्तों यकीन मानिए ये आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। अगर आप शॉर्टकट करके, गलत तरीकों का इस्तेमाल करके थोड़े शॉर्ट टाइम के अंदर सक्सेसफुल बन भी गए, बट आगे चल के वो सक्सेस ज्यादा देर तक नहीं टिकती है। तो यहां पर ये बहुत जरूरी है कि एथिक्स एंड वैल्यूज को हम लोग फॉलो करें, जो श्री राम के अंदर भी हमको देखने को मिली थी कि ऑनेस्टी होना, इंटीग्रिटी होना, लॉयल्टी होना, ये सब बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट के लिए, पैसे कमाने के लिए कस्टमर को बेवकूफ बनाए, कस्टमर के पास से बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करे, उनको फैसिलिटीज या सर्विस ना दे, उनका एक्सप्लॉइटेशन करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, एथिक्स और वैल्यू पे काम करना चाहिए। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है टाटा ग्रुप। देखिए टाटा ग्रुप की इमेज लोगों के माइंड में क्या है, टाटा मींस ट्रस्ट, लोगों का भरोसा है कि नहीं ये लोग पैसे कमाने के लिए देश के साथ कभी भी गलत नहीं करेंगे। इसका एक क्लासिक एग्जांपल भी है, शायद आप लोगों को पता हो कि बहुत साल पहले जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं थे, युद्ध जैसी सिचुएशन थी, उस वक्त टाटा मोटर्स की एक कार आती थी, टाटा सुमो। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से टाटा मोटर्स को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, पर तकरीबन 15,000 टाटा सुमो का ऑर्डर मिला था। बट उस वक्त इंडिया पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम्स थे। टाटा ग्रुप 15,000 गाड़ी का ऑर्डर, एक ही ऑर्डर था, एक ही ऑर्डर में 15,000 गाड़ियों का ऑर्डर था, उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो
टेरर एक्टिविटी को सपोर्ट करता था, बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज होते रहते थे। तो यहां पर टाटा ग्रुप ने पैसे नहीं देखे, बट ये देखा कि हमारा देश इंपॉर्टेंट है, ये लोग हमारे देश को परेशान करता है, तो उन लोगों की नीड्स को हम लोग सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो यहां पर क्या किया उन्होंने, एथिक्स देखा, प्रॉफिट नहीं देखा, जिसका नतीजा आज ये है कि भारत का हर एक इंसान है वो क्या सोचेगा कि नहीं, टाटा की प्रोडक्ट अवेलेबल है तो हम वही यूज करेंगे, क्योंकि वो लोग एथिकली काम करते हैं। तो ये एथिक्स और वैल्यूज को फॉलो करना बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब कमिटमेंट। वो आपने सलमान खान का मूवी देखा हो वांटेड, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। मतलब अगर हमने प्रॉमिस की है तो हम लोग किसी भी हाल में उसको डिलीवर करेंगे, फुलफिल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सास इंस्टीट्यूट की बात करूं, तो हम लोगों ने आप लोगों को प्रॉमिस किया कि भाई हम लोग आपको सभी सब्जेक्ट के बेस्ट क्वालिटी के स्टडी मटेरियल्स देंगे, एक्सीलेंट प्री रिकॉर्डेड स्टडी वीडियोस होंगे, डेली लेक्चर्स के आपको वीडियोस मिलेंगे, एग्जाम के लिए रिवीजन नोट्स होगी, रिविजनल वीडियोस होंगे, एक्सटर्नल एग्जाम के लिए नोट्स मिलेगी, ऑफलाइन ऑनलाइन लाइव में ऐप पर वीडियो सेशंस होंगे, आपको एग्जाम के लिए बहुत सारा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आपको जो कमिटमेंट दिए थे उसको हम फुलफिल करें। दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन। कि अगर हम लोग हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, हमारी प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए डिटरमाइंड है, तो फिर यहां पर हम लोग अच्छे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। यहां पर लॉर्ड राम के पास यही चीज सीखने को मिली थी। He was determined to rescue his wife Sita and defeat the demon Ravan. उनके माइंड में जो उनका ऑब्जेक्टिव था उसको फुलफिल करने के लिए वो पूरी तरह से डिटरमाइन थे कि कुछ भी हो जाए मुझे सही तरीके से ये ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना ही है। समझ में आया? उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सेल्फ कंट्रोल। आज के समय में लोगों के पास ये बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर में हम लोग हमारा कंट्रोल वो गवा देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं। कई सारे लोगों को वो हाथ में रिंग पहनते हैं गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपका पूरी तरह से अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। इसका एक क्लासिक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक्स इंडियन स्कीपर महेंद्र सिंह धोनी, जिसको हम हमेशा कहते थे कि कैप्टन कूल है, वो हमेशा अपने ऊपर कंट्रोल रखते थे। सिचुएशन जो अपने कंट्रोल में उसके बारे में सोचेंगे, जो चीजें हमारे कंट्रोल में है ही नहीं उसके बारे में टेंशन लेना, दूसरों के साथ उसके मैटर में झगड़े करना, कोई लॉजिकल बात नहीं है। यहां पर हमको बहुत ही काम एंड कंपोज्ड रहना है, अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, ताकि हम हमारी टीम के साथ गुस्से में आके रिलेशन डिस्टर्ब ना कर दे, हम अपने ही पैरों पर कुहाड़ी ना मार दे, ऐसा समझो। तो यहां पर यही चीज कहा है कि लॉर्ड राम डेमोन्स्ट्रेटेड सेल्फ कंट्रोल बाय स्टेइंग काम एंड कंपोज्ड इन चैलेंजिंग सिचुएशन। मतलब आप समझो कि रामायण में आपको कहानी याद करवाऊं तो जो श्री राम थे वो अयोध्या के राजा बनने वाले थे, और पूरी प्रजा जो थी वो यही चाहती थी कि प्रभु श्री राम ही राजा बने। अब यहां पर जब दशरथ राजा कहते हैं कि बेटा तुमको राजा नहीं बनना है और ऊपर से तुमको 14 साल के वनवास पर चले जाना है, तो अगर राम जी ये कहते हैं कि नहीं नहीं मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं एक अच्छा बेटा हूं और पूरी जनता ये चाहती है कि मैं ही राजा बनूंगा, अगर वो अपोज करता, विद्रोह करता, तो भी लोग उसी को सपोर्ट करने वाले थे। बट उन्होंने क्या किया, नहीं ठीक है ऐसी सिचुएशन आ गई, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, कई कई को जाके कुछ भी बोल दूं, पापा के साथ झगड़ा करूं, छोटे भाई के साथ झगड़ा करूं, नहीं ठीक है ऐसी सिचुएशन हो गई। अब आगे इसका अच्छे से क्या सॉल्यूशन निकालेंगे उसके बारे में सोचना है। मतलब अपने आप को काम एंड कंपोज्ड रखना है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सभी स्टूडेंट्स को दिन में एटलीस्ट 2 मिनट, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ 2 मिनट भी आपको मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग जरूर से करना चाहिए। ये आपको 1-2 दिन में नहीं बट लॉन्ग प्रैक्टिस में सेल्फ कंट्रोल के ये बहुत ज्यादा ट्रेन करेगा। इसके बाद है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मतलब आशावाद, पॉजिटिव एटीट्यूड। मतलब हम पॉजिटिव सिचुएशंस को, पॉजिटिव चीजों को देखेंगे। नेगेटिव टाइम हो सकता है बट उसके अंदर हम डिप्रेस नहीं हो जाएंगे, नेगेटिव चीजों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हम उसके पॉजिटिव पार्ट के ऊपर फोकस करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे। देखिए लॉर्ड राम भी यही समझाते थे। एंड हिज एलाइज मेंटेन पॉजिटिव आउटलुक डिस्पाइट फेसिंग मैनी चैलेंजेस। बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे फिर भी वो हमेशा क्या करते थे, ऑप्टिमिज्म, कि नहीं इसका कुछ ना कुछ रास्ता तो निकलेगा ही। जब पूरी आर्मी रेडी हो जाती है और वो लंका जा रहे थे, तब आपको पता है कि भाई बीच में पानी था, समंदर था, तो कैसे इतनी बड़ी आर्मी को सामने ले जाएंगे, बहुत बड़ा चैलेंज था। बट उन्होंने क्या किया कि कुछ पॉजिटिव सोचेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। मतलब ऑप्टिमिस्टिक थे, ऐसा नहीं अभी ऐसा तो है मेरे पास तो नहीं है। हम लोग आज के समय में नहीं करते, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो अच्छे पेरेंट्स के पास से मिलने वाले बड़े पैसे नहीं है जिसकी वजह से मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मेरे पास व्हीकल नहीं है, मेरे पास आईफोन नहीं है, कितने सारे प्रॉब्लम्स दिखाते हैं। पर जो लोग सच्चे एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं वो हमेशा नेगेटिव चीजों में भी ऑप्टिमिज्म रखते हैं कि नहीं ठीक है ये प्रॉब्लम है
चलिए उसका कोई ना कोई अल्टरनेट होगा, हम इसका अच्छा सॉल्यूशन जरूर से निकालेंगे। तो अगर ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो आपको आगे चल के पॉजिटिव आउटकम्स मिलेंगे, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या इवन हमारी पर्सनल लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आएगी जिसमें आपको सारी नेगेटिव चीजें मन में लगेगी कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं मेरा क्या होगा। कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम टाइम थोड़ा बुरा चल रहा है, कोई बात नहीं, पॉजिटिविटी रखो, ऑप्टिमिज्म रखो कि आगे चल के सब कुछ अच्छा होगा। बस मुझे इस नेगेटिव टाइम में अच्छे से पॉजिटिव तरीके से एफर्ट्स करते रहना है। देन 10th, सेल्फलेसनेस मतलब निस्वार्थ। मतलब स्वार्थी नहीं बनना है। एक एंटरप्रेन्योर हो आप सपोज, तो मेरा ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, मुझे ज्यादा पैसे मिले, मैं बहुत आगे निकल जाऊं, नहीं, आपको सेल्फलेसनेस रखनी है। मतलब निस्वार्थ बनना है। दूसरों कस्टमर, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, बट कस्टमर्स क्या चाहते हैं, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करो, उनको प्रायोरिटी पे रखो, अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है उसको सेकेंडरी लेवल पर रखो। तो यहां पर क्या कहा है, लॉर्ड राम सेक्रीफाइस्ड हिज हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी। मतलब वो अपना फायदा नहीं देख रहे थे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब दशरथ राजा ने कहा कि बेटा तुमको अब राजा नहीं बनना है और अब राजा बनेगा आपका छोटा भाई और तुमको 14 साल के वनवास के लिए जाना है, तो नहीं नहीं मुझे चाहिए, ये तो मेरा राज्य है, मैं राजा बनने वाला था, ये सब मेरा मेरा, नहीं नहीं, इस बात ठीक है वो बनेगा। तो यहां पर एक सेल्फलेसनेस आपके नेचर में होनी चाहिए, हमेशा मेरा, मुझे मिलना चाहिए, मुझे क्या फायदा, मैं क्या ले लूंगा, मेरे लिए तूने क्या किया, ये सारी चीजों को कम प्रायोरिटी देनी चाहिए और ज्यादा इंपॉर्टेंस ये होना चाहिए कि मैं समाज के लिए, मैं सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं। चलिए पहले 10 पॉइंट्स अगर आपको क्लियर हुए हो तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके जल्दी से ये 10 पॉइंट के टाइटल को याद रख लीजिए और उसके मेन कीवर्ड्स को पढ़ लीजिए। अभी दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाए, इससे पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स है वो एफवाई बीकॉम या एसवाई या टीवाई बीकॉम का बेहतरीन क्वालिटी का एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो साहस इंस्टीट्यूट पे 3 अलग अलग मोड, ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन लाइव मोड और स्टूडेंट्स का फेवरेट साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन मोड पर लोवेस्ट फीस पर बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशनल फीचर्स है, जिससे कि हर एक लेवल का स्टूडेंट बहुत अच्छे से सारी चीजों को कम टाइम देके सीख सकता है और अपना नॉलेज और रिजल्ट बढ़ा सकता है, और वो भी बहुत ही नॉमिनल फीस पे। तो आप और आपके सारे के सारे फ्रेंड्स इसका फायदा जरूर से लीजिए। जो डिस्क्रिप्शन में साहस ऐप की लिंक दी है उसको जरूर से डाउनलोड कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर का पॉइंट है दैट इज कम्युनिकेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि अगर हम लोग हमारी टीम के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, प्रॉपर इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं करेंगे और टीम की बातों को प्रॉपरली नहीं सुनेंगे, तो फिर हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। और श्री राम के अंदर भी यही क्वालिटी थी। वो क्या करते थे, वो बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेशन करते थे, अपने एलाइज जो है मतलब अपने जो लोग हैं उनको बहुत अच्छे से सुनते थे और वो लोगों को भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बार बार याद करवाते थे, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोग हैं, वो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहे। तो कम्युनिकेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप अपने पर्सनल रिलेशन में भी या प्रोफेशनल रिलेशन में भी किसी के साथ कम्युनिकेशन करना बंद कर दोगे तो आपके रिलेशन धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रस्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए और आपको भी लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। देखिए, द रामायण टीचेस अस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रस्ट इन पीपल मैनेजमेंट। लॉर्ड राम ट्रस्टेड हिज एलाइज एंड हिज आर्मी एंड दे रेसिप्रोकेटेड हीज ट्रस्ट। मतलब राम भगवान जो थे वो अपने लोगों के ऊपर पूरा भरोसा करते थे और वो लोग भी वो भरोसे को मेंटेन करते थे और वो भी श्री राम के ऊपर भरोसा करते थे कि ये हमारे लीडर है, उन्होंने हमें बताया है तो हमको उनके ऊपर पूरा भरोसा है और हम भी उनके भरोसे को टूटने नहीं देंगे और उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अचीवमेंट के लिए वो अच्छे से दिल से पूरा काम करेंगे। तो ये ट्रस्ट दोनों साइड से होना बहुत जरूरी है। आपको मैनेजमेंट में भी आता था कि भाई मैनेजमेंट एंड जो लोअर लेवल वर्कर्स है उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स रहते हैं, ओनर्स एंड जो वर्कर्स है वो दोनों एक दूसरे की जरूरत है, तो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन करने की जगह पर एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ सके। देन आगे भी जो चीज आ चुकी है वो मोटिवेशन। मोटिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड राम मोटिवेटेड हिज एलाइज एंड हिज आर्मी टू अचीव देयर गोल्स। ही recognized their efforts and provided the incentive to encourage them। ये इंसेंटिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसेंटिव मतलब वर्तर, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको अच्छा रिवॉर्ड मिलना चाहिए। आप लोग ये पढ़ चुके हो
टाइम वेज सिस्टम, पीस वेज सिस्टम, उसके ऊपर बोनस होता है कि अगर जो वर्कर्स है वो जो टारगेट है उससे भी ऊपर का काम करते हैं तो उनको अच्छा इंसेंटिव दो। मॉनेटरी इंसेंटिव भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव भी हो सकता है, मतलब आर्थिक वળતર પણ હોય અને બિન આર્થિક વળતર પણ હોય કે જેનાથી જે એમ્પ્લોઈઝ છે એમની નીડ્સ એ સેટિસ્ફાઈ થાય। जो आप लोग पढ़ चुके हो अब्राहम मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड, तो वो नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए मॉनेटरी फॉर्म में भी एंड नॉन मॉनेटरी फॉर्म में भी, जिससे कि जो एम्प्लॉय है वो हमेशा अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेटेड रहे। और अगर मोटिवेटेड टीम होगी तो वो बड़े से बड़े ऑब्जेक्टिव्स को बहुत अच्छे से अचीव कर पाएगी। देन 14th पॉइंट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, द रामायण टीचेस अस द इंपॉर्टेंस ऑफ द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। लॉर्ड राम इवेल्युएटेड द परफॉर्मेंस of his allies and army and provided the feedback to improve their performance। मतलब जो श्री राम थे वो अपने लोगों के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते थे, देखते थे और वो बताते थे कि देखो आप कौन सी चीजें अच्छी कर रहे हो, कौन सी चीजें आपको और बढ़ानी चाहिए, कौन सी चीजें आपकी गलत हो रही है, कौन सी चीजें आपकी बुरी हो रही है, उसको दूर करो या धीरे धीरे कम करो। ये बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं यहां पर आपको एक बहुत ही बढ़िया बुक रेकमेंड करूंगा जो कि आप लोगों को जरूर से पढ़नी चाहिए। बुक का नाम है 1 मिनट मैनेजर। पढ़ाई के अलावा जब भी आपको टाइम मिले तो इस बुक को जरूर पढ़िए। ये बहुत अच्छी बुक है जो कि मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छी सी टेक्निक के बारे में समझाती है। और यहां पर इसी तरह से भाई अपने एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करो और उनको फीडबैक दो, क्या चीजें अच्छी है, मैंने आपके ऊपर इस चीज के लिए भरोसा रखा था और आपने ये मेरा पूरा भरोसा बनाए रखा और आपने बहुत अच्छा काम किया। वर्कर जो है वो बहुत खुश हो जाएगा, देखो मेरे बॉस का, मेरे ओनर का, मेरे लीडर का मैंने भरोसा मेंटेन किया और वो बहुत खुश है तो मैं और अच्छे से करूंगा। अगर आपने कुछ गलत किया है तो जो लीडर है वो आपको अच्छे से बताएंगे कि देखो आपने ये चीज किया ना, मुझे बहुत बुरा लगा, आपकी कैपेसिटी अच्छी है, आपने ये गलत किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो एज अ फॉलोअर आपको क्या लगेगा कि यार मेरे लीडर ने मुझे समझा कि ये चीज मैं कर रहा हूं वो गलत हो रही है तो मुझे नहीं करनी चाहिए। तो हमको ये ध्यान रखना है एज अ लीडर के परफॉर्मेंस इवेल्युएशन प्रॉपर और टाइम पर होता रहे। एंड 15th इज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट यानी कि झगड़े, प्रॉब्लम्स। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं होगा जहां पर कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जहां पर झगड़े ना हो, बट यहां पर इफेक्टिव लीडर, इफेक्टिव मैनेजमेंट ये कहता है या ये सिखाता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको हमें किस तरह से डील करना चाहिए और किस तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट को जल्दी से जल्दी हो सके उतना अच्छे से सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। इसके लिए एक बहुत अच्छा सा मैनेजमेंट कोट है जो कि मैं आपको सुना रहा हूं कि द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय pouring just one glass of water at the right time। क्योंकि हमने कई बार, इसका मतलब ये होता है कि जो बड़ी से बड़ी आग लग जाती है जंगल में, उसको भी अगर सही समय पर हमने सिर्फ एक गिलास पानी डाल दिया होता ना तो आग बुझ जाती, इतनी बड़ी भयंकर आग बनती ही नहीं। मतलब कि जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो वो प्रॉब्लम के ऊपर तुरंत ही, जब वो छोटा सा प्रॉब्लम एक चिंगारी है तो भी उसको सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। उसको इग्नोर करोगे तो वही चल के आगे बहुत बड़ी आग बन सकती है, मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है जिसको कि सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाए और फिर इसकी नौबत यह आ सकती है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाए। तो यहां पर यही चीज है कि लॉर्ड राम रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट विथ डिप्लोमेसी एंड कॉम्प्रोमाइज। कई बार हम लोग नहीं नहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, नहीं बेटा, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हम परफेक्ट नहीं है, हम बेस्ट नहीं है, भगवान श्री राम जो है वो कॉम्प्रोमाइज करके चलते थे, तो तुम या मैं कौन सी खेत की मूली है। हम लोगों को भी हमारी लाइफ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि कौन से लेवल तक हम लोग कॉम्प्रोमाइज करें, क्योंकि एक लेवल के बाद हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी टूट जाती है। तो आप लोगों को इन चीजों को ध्यान रखना है। एंड देन द लास्ट वन इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी। मतलब कि हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हमें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि गलत हुआ तो नहीं नहीं मेरी गलती नहीं थी, ये सबऑर्डिनेट ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, पिन पॉइंटिंग नहीं करना चाहिए। वी शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर कुछ अच्छा होता है तो बहुत महान लीडर होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी टीम को क्रेडिट देते हैं। और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। जिसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो APJ अब्दुल कलाम, द रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, या हमारे एक्स प्रेसिडेंट, जिनकी क्वालिटी यही थी कि जब कोई मिशन बहुत ही बढ़िया लेवल पर सक्सेसफुल होता था तो अपनी टीम को आगे करते थे कि भाई जाओ तुम मीडिया के सामने आओ और बताओ कि कैसे हमने ये बेहतरीन तरीके से पूरा किया है प्रोजेक्ट। और अगर कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाता था तो अपनी टीम को पीछे रखते थे, वो आंसर देते थे कि भाई मेरी जिम्मेदारी है, मुझसे गलती हो गई, मेरा प्रॉब्लम है, और उसकी पूरी जिम्मेदारी खुद लेके अपनी जो टीम है उसका बचाव करते थे।
तो ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि हम लोग जो काम करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी चाहिए, जैसा श्री राम भी करते थे। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज एक्शन एंड एंश्योर्ड हिज अलाइज एंड सबऑर्डिनेट्स डिड द सेम। मतलब मैं मेरे काम की जिम्मेदारी एज अ लीडर मैं खुद लेता हूं, तो वो सीख के जो हमारे लोग हैं वो भी फॉलो करेंगे कि देखो हमारे बॉस भी अगर कुछ गलती होती है तो वो एक्सेप्ट करते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे भी ये करना चाहिए। प्रभु श्री राम ये कर सकते हैं तो मैं तो एक साधारण इंसान हूं, तो मैं भी इन चीजों को फॉलो करूं। तो यहां पर दोस्तों हमारा ये टॉपिक मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम रामायण कंप्लीट हुआ। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर ये चीजें समझाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो या प्रभु श्री राम का या किसी भी पर्सन का किस तरह से अपमान हुआ हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूं। और अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी हो तो इसको आप अपने जरूर से सारे के सारे दोस्तों के साथ स्प्रेड करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम और जय हिंद जरूर से लिखना। और याद रखना दैट यू आर वेरी स्पेशल। सो हमेशा मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। और मैं प्रभु श्री राम से ये प्रार्थना करूंगा कि उनके अच्छे ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के ऊपर बने रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।